नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, विधानसभा चुनाव तो कई राज्यों में है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर विशेष रूप से बीजेपी ने अपनी ताकत जो है वो झोंकी हुई है और ममता बनर्जी की तरफ से भी पूरा जवाब जो है वो देने की कोशिश वहां पर की जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण में रोचक लड़ाई जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। पहले चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में रैली को संबोधित किया, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पुरुलिया में जनसभा की। गोसावा में अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी आएगी तो सीएए को लागू करेगी। शाह ने यह भी कहा कि आज बंगाल की भूमि भ्रष्टाचार, तोलाबाजी का अड्डा बन गई है। और अमित शाह ने यह कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2 साल में इस इलाके में नल से पीने का पानी लाने की सुविधा कर दी जाएगी। तो वहीं ममता बनर्जी ने यह कहा जमशेदपुर में कि आदिवासियों की जमीन पर बीजेपी के लोगों ने कब्जा जमा लिया है और बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? सीएम ममता ने यह कहा कि बीजेपी डकैतों की पार्टी है। ममता ने यह भी कहा कि 2 महीने के बाद हर किसी के घर पर राशन भेजा जाएगा। इसके अलावा अमित शाह ने वहां पर यह कहा कि जब अम्फान आया था तब मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए भेजे थे, लेकिन उसे भतीजा एंड कंपनी खा गई। शाह ने ममता पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने 282 में से 82 वादे भी पूरे नहीं किए। दीदी अपना हिसाब नहीं देते। ममता दीदी को कुछ पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, आप जरा बंगाल की जनता को जवाब दीजिए कि ये राज्य में क्या आप घुसपैठ रोकना चाहती है क्या? मित्रों, बंगाल में आप गुंडाराज चाहते हो गुंडाराज? टोल मनी चाहते हो? ये टोल बाजों को चाहते हो? ये भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? ममता दीदी की नजर इस पर ही है, मोदी जी की नजर आपके विकास पर, आपके भविष्य पर ठहरी। ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने में पड़ी है और मोदी जी आपका विकास करने के लिए दिन अरविंद विद्रोही राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद हितेंद्र जी। अरविंद जी, क्या लगता है, क्योंकि चुनाव तो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हो रहा है जो राज्य वो है बंगाल। क्या अहम वजह मानी जाए? क्योंकि सीएए का मुद्दा यहां पर भुनाने की कोशिश में लगी हुई है पूरी तरह से बीजेपी, और कभी घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाता है, तो कभी अम्फान में जो पैसे दिए गए थे उसका मामला उठाया जाता है। क्या लगता है कि इन मुद्दों से घिरती हुई नजर आएगी टीएमसी? बिल्कुल यही जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, ये इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को घेर रही है और इन्हीं पर घेर सकती है। और सबसे कारगर मुद्दा जो है भ्रष्टाचार के साथ साथ जो नेपोटिज्म, वंशानुगत राजनीति होता है, जिस पर अभी टीएमसी का साथ छोड़ चुके तमाम नेता यही आरोप अब दोहरा रहे हैं जो पहले अमित शाह जी लगाते थे कि अपने भतीजे को फायदा पहुंचाने के लिए ममता बनर्जी सारे लोगों को जो है किनारे कर रही हैं। तो संघर्ष के जो टीएमसी के संघर्ष के साथी थे, जब वो ये आरोप लगाते हैं तो इन आरोपों में का वजन बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जो 282 वादे करके आई थी, उसमें भाजपा का कहना है कि 82 वादा भी नहीं पूरा किया। ये इन वादों, जब आंकड़ेवार भाजपा के लोग इसकी बात करते हैं और ममता बनर्जी जी इसका जवाब नहीं दे पाती हैं, जवाब न दे पाने के साथ छोड़ रहे हैं। ये बड़ी असमंजस की स्थिति होती है कि जब अपने राजनीतिक दल के संघर्ष के साथी साथ छोड़ते हैं तो व्यक्ति अपने को घिरा हुआ महसूस करता है। सबसे बड़ा नुकसान ममता बनर्जी का यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी में बड़ी और लगातार लंबी जो है सेंधमारी की है। लेकिन अरविंद जी, ये तो हमने दिल्ली में भी देखा है, जो अरविंद केजरीवाल के साथ जो संघर्ष करने वाले लोग थे वो अब पता नहीं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल सीएम बने बैठे हैं और अच्छी पकड़ है दिल्ली में। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि टीएमसी वहां पर वापसी करने वाली है, या फिर पूरी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि जो मुकाबला है वो काफी रोचक रहने वाला है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता?
जी देखिए, मैं चुनाव परिणामों के बारे में मेरा हमेशा शुरू से कहना है कि चुनाव परिणाम क्या होगा ये वोट के बाद मालूम चलता है। उसके पहले राजनीतिक दलों के दावे आ सकते हैं, सबका विश्लेषण आ सकता है, लेकिन चुनाव एक रोचक स्थिति में है। चुनाव की मुख्य लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में भी है। जैसे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों से लड़ करके ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता का दिल जीता और लगातार उन्होंने शासन किया। वही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की बनती दिख रही है। ममता बनर्जी से लगातार लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से लेकर के बंगाल के कार्यकर्ताओं ने किया, और जो उनके प्रभारी बन करके खासकर जो संगठन के दायित्व जिन पर होता है उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो जो बंगाल के प्रभारी है कैलाश विजयवर्गीय, उनका बहुत बड़ा योगदान जो है ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाने में और आम लोगों को जोड़ने में लगा। वो लगातार वहां पर बने रहे, और वही क्यों भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बने रहे। यही कमी रही है कि कांग्रेस के जैसे नेतृत्व वहां पर पूरा गंभीर नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी हैं, वो अपना पूरा ताकत लगाते हैं, लेकिन जब पूर्व में सोनिया गांधी जी और ममता बनर्जी का साझा करती हैं तो ममता बनर्जी से मुकाबला करने की बात आखिर अधीर रंजन चौधरी चुनाव के समय में ही तो कर सकते हैं पहले तो, फिर वो बात उतरती नहीं है। ममता बनर्जी से नाराज वोटर्स अब एकमुश्त होकर के ना कांग्रेस और ना वामपंथी वो भाजपा के साथ जा रहे हैं। और भाजपा अपने तमाम मुद्दे, जैसे आपने जिक्र किया हितेन जी की सीए से लेकर के, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नाथ संप्रदाय के वो जो है पीठाधीश्वर हैं, उनका अपना एक अलग व्यक्तिगत पकड़ और उनकी एक पहचान है। वो भी लगातार जो है पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं। तो ये विभिन्न समीकरणों को साधने में भाजपा लगी है। अब जनता, बंगाल की जनता किसको वोट कितना देती है ये परिणामों के बाद होगा, लेकिन ममता बनर्जी जी घिर चुकी है, ये स्पष्ट दिखता है। बिल्कुल, ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ममता बनर्जी जितनी कोशिश कर रही है, संघर्ष कर रही है, उसके बाद अगर टीएमसी चुनाव परिणाम में जीत जाती है, तो जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वो अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार कुर्सी अगर टीएमसी जीतती है तो सीधा सीएम के उनके भतीजे के पास जो है वो जाती हुई दिखाई देगी? देखिए हितेन जी, भाजपा कोई गलत तो कह नहीं रही है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ममता बनर्जी जी अपने भतीजे को राजनीति में आगे बढ़ाना, स्थापित करना चाहती हैं। उनको साफगोई से कहना चाहिए कि हाँ, हम बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में अब मैं बार बार भी इस बात पर आता तो मैं एक बयान याद दिलाता हूं अमित शाह जी का भी। उन्होंने भी बार बार कहा है कि अगर किसी में योग्यता है किसी नेता के लड़के में या परिवार के लोगों में, तो उनको राजनीति का में आगे बढ़ाने से रोकने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर ममता बनर्जी के भतीजे में योग्यता है तो, और या ममता बनर्जी को अवसर मिलता है उनको आगे बढ़ाती है, तो वो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आयोग लोगों को राजनीति में जो वंशानुगत आधार पर स्थापित किया जा रहा है उसका खामियाजा दलों को ही नहीं पूरी राजनीति को हो रहा है। और ये आरोप जो है टीएमसी के भी नेता अब उन पर लगा रहे हैं। और रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी निर्विवाद रूप से संघर्षों से उपजी हुई जमीनी नेता हैं, इसमें इसको कोई नहीं नकार सकता है। उनका जो उन पर जो सबसे बड़ा संकट है वो यही है कि वो वंशानुगत आधार पर अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं, और जो भी भ्रष्टाचार के और प्रशासनिक हीला हवाली के आरोप लग रहे हैं सबके पीछे उनके भतीजे का ही नाम आ रहा है। कोई भी आरोप लगाता है तो यही कह रहा है कि ममता बनर्जी के ये निर्णय उनके भतीजे के कारण प्रभावित है। तो ममता बनर्जी ही नहीं, देश के बहुत बड़े बड़े नेता जो संघर्षों के प्रतीक रहे हैं, जिन्होंने अपने दम पर राजनीति स्थापित की, जब उनके परिवार के लोग राजनीति में आए, उन्होंने परिवार के लोगों को बढ़ाया, तो उनकी व्यक्तिगत छवि भी खराब हुई। लोगों के दिमाग से उनकी संघर्ष की छवि उतर करके ये हुआ कि परिवारवादी पार्टी में। अच्छा, यही खतरे को तो हितेन जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 50 के दशक में खूब कहा था कि पारिवारिक आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वंशानुगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नेता अपने दम पर बना रहता है अपने परिवार के चक्कर में उसकी छवि भी खराब हो जाती है। ममता बनर्जी को अपने राजनीति में आगे बढ़ाने का खामियाजा साफ साफ दिख रहा है कि इन्हीं सवालों पर वो घिरी रहती है। बाकी ममता बनर्जी की संघर्ष की राजनीति पर प्रश्न आज अमित शाह जी भी नहीं उठाते हैं, और ना कोई उठा सकता है। अनर्गल आरोप तो कोई भी लगा दे, लेकिन ममता बनर्जी के संघर्ष की राजनीति कोई नहीं नकारता है। हाँ, जो उनके भतीजे के कारण भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सब है वो सत्य है, इसीलिए लोग कह रहे हैं।
बिल्कुल कहीं ना कहीं अब ये दिखाई दे रहा है कि परिवार के मोहजाल में फंस गई हैं सीएम ममता, और यही मझधार में उनकी कहीं ना कहीं जो गाड़ी है वो खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जी जी अरविंद जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक और आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी पर कि जो अम्फान के लिए जो राहत के लिए पैसे दिए थे केंद्र सरकार ने, वो डकार गई ममता बनर्जी, और भतीजा एंड कंपनी, इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो क्या लगता है कि अब वहां पर बिल्कुल भी कोई भी विकास का काम हो ही नहीं रहा है, ये जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से साबित करने की कोशिश की जा रही है? ये राजनीतिक आरोप के साथ साथ एक गंभीर आर्थिक आरोप भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार भी है। गृह मंत्री जी ने भी ये संबोधन में कहा है कि उसके आपदा के पैसे खा गए, तो उसकी विधिवत जांच भी होनी चाहिए थी सतर्कता से, और भ्रष्टाचार और जो जिम्मेदार थे उनको जेल जाना चाहिए था। और इस तरह की बातें राजनीति में चुनाव के समय में होती भी हैं, और ये सत्य भी है, भ्रष्टाचार के मामलों से कहीं भी जो राहत सामग्री या विकास कार्य होते हैं वो अछूते नहीं होते हैं। यही सब तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी खामी ये भी है कि जो डेवलपमेंट का या जनता आम जनता का पैसा आता है उसको जिम्मेदार लोग बंदर बाट कर लेते हैं नौकरशाहों से मिलके। लेकिन जो सत्ताधारी दल है सेंट्रल में, और इस तरह की बात हुई है, आज आप आरोप भी लगा रहे हैं, गृह मंत्री जी भी लगा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं, तो आम जनता के मन में ये भी आ सकता है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। कार्रवाई तो करना हितेंद्र जी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था। जो जनधन के लुटेरे थे उनको जेल में होना चाहिए था। तो ये भी जनता देखती है। अब इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों पर भी जनता के मन में भी क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों नहीं वो जेल के पीछे भेज पाए आप। तो अब इन तमाम बातों का निचोड़ निकलता है, चुनाव के 3 या 4 दिन पहले से माहौल बनना शुरू होता है, और बहुत बड़ा तबका होता है वोटर्स का जो चुनाव की एक दिन पहले डिसीजन लेता है कि हम को वोट किसको देता है। वो सारी बातों को समझता है, वो किसी का अंध समर्थक नहीं होता, और वही तय करता है कि किसकी सरकार नई बनेगी। तो इसीलिए आरोपों को धार देने में दोनों तरफ, ममता बनर्जी जी और भाजपा, दोनों एक दूसरे पर प्रहार में कोई कमी नहीं उन्हें है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, आज ये हुआ, ओवैसी की भी एंट्री बंगाल चुनाव में हो गई। तो तमाम समीकरण बनेंगे भी हितेंद्र जी, लेकिन लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी ही है उसमें, और बाकी और कोई कहीं है नहीं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ओवैसी की एंट्री हो गई, और कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समुदाय का ही समर्थन जो है वो ममता बनर्जी के रूप में वहां पर देखने को मिलता है कि उनका ममता बनर्जी को जो है वो समर्थन रहता है, तो क्या इसका भी नुकसान ममता बनर्जी को ही होगा? अब देखिए, देखना पड़ेगा कि नुकसान होता है या ममता बनर्जी के जो उनकी छवि है, जो काम करने वाली संघर्ष की है, उसको मुस्लिम मतदाता जो है अपने जो है धार्मिक बातें कहने वाले, अपना कौमी एकता, कौमी लीडर ओवैसी के साथ न जाकर के संघर्षों की प्रतीक ममता बनर्जी के साथ रहती हैं। और यही से तय होगा हितेंद्र जी, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग ओवैसी के प्रति रुझान दिखाएंगे, उनकी पार्टी के साथ जाएंगे, तो निश्चित मानिए जो बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू तबका है, फिर वो कहीं ना नाराज होगा और वो भाजपा के साथ जाएगा। ये विचित्र स्थिति होती है जब एक समुदाय केवल समुदाय के नेता के, धार्मिक नेता के या अपने धर्म आधारित राजनीति करने वाले के साथ जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय जाएगा, तो बहुसंख्यक समाज का भी बहुत बड़ा तबका ये सोचेगा जब इन्होंने साथ छोड़ दिया तो मैं क्यों साथ में रहूं। वो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है उसका पालन करते हुए लोग भाजपा के साथ चले जाएंगे। अभी जब से ओवैसी ने डिक्लेयर किया है जी, मैं थोड़ा सा देख रहा था न्यूज पर सब, तो जो न्यूज आपका होता है सोशल मीडिया पर सारे चैनल्स का सब पे, उसमें जो भी कंटेंट था बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री का, उसमें नीचे बात आ रही थी कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, बीजेपी का ये डीलर आ गया, ये है उनके इशारे काम कर रहा है। तो ये बातें सार्वजनिक पटल पर हैं। बिल्कुल इसका कैसे इससे बचाव कैसे ममता बनर्जी कर सकती हैं, कर पाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक और चीज मैं बताऊं, जानकारी में आया और तमाम बातचीत में, जब अब कोई ओवैसी पर कोई नेता, सेकुलर राजनीति करने वाला नेता प्रहार करता उसके लोग, तो मुस्लिम समुदाय के लोग उस नेता से भी नाराज होते हैं।
तो अब देखने की बात होगी 24-48 घंटे में कि टीएमसी के लोग ओवैसी के ऊपर कितने हमलावर होते हैं या नहीं हमलावर होते हैं। यही चीजें हितेन जी अभी वोटों के ध्रुवीकरण और नतीजों को प्रभावित करेगी। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर अब तक शासन करती रही हैं, सत्ता में रही हैं, तो उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी जो है वो बनती है लोगों को वो जवाब दें। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार कि वो जवाब देने से बच रही हैं और बीजेपी को वहां पर जवाब देना नहीं है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। तो ऐसे में इस बात का भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की यहां पर क्या ये समझा जाए कि असली अग्नि परीक्षा इस साल है, इस चुनाव में है? नहीं नहीं, परीक्षा अग्नि परीक्षा तो है ही ममता बनर्जी की, लेकिन जवाबदेही से सत्ता पक्ष पर तो जवाबदेही बनती ही है। लेकिन वहां पर बतौर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी भी तमाम सवालों से बच नहीं सकती। जैसे एक सवाल मैंने कहा कि जब वहां पर आपदा का पैसा आरोप लगता है कि खा गई पश्चिम बंगाल की सरकार, उससे जुड़े लोग, तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों से उसकी कि उनको जेल क्यों नहीं भेजा? ये सवाल का जवाब भी आपसे मांगा जाएगा, आपको देना पड़ेगा। सवाल प्रभावी कितने होते हैं जनता के बीच में, ये जिम्मेदारी टीएमसी के लोगों की है कि आपस में इसको करें, रस्साकसी करें। कोई भी, जैसे कई राज्य हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष को जवाबदेही होती है, जवाबदेही विपक्ष की भी है, राजनीतिक दलों की भी है। बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। हर समूह की जिम्मेदारी होती है। आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में वो अच्छा जनप्रतिनिधि चुने और जाकर के अपना वोट दे। तो विपक्ष भी जिम्मेदारी से, बंगाल में आप बीजेपी भाग नहीं सकती है। तमाम प्रश्न है जिसके जवाब उनसे जनता अगर मांगेगी तो उनको देना पड़ेगा। जी अरविंद जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों को जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी उसका उम्मीद है कि दर्शक फायदा उठाएंगे और बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल में जो चुनावी रण चल रहा है, जो वहां पर जो रोचक लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, उसका अब ये देखना होगा कि वोट में वहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा और वहां की जनता किसे पसंद करती है, किसे नापसंद करती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, क्योंकि लगातार देश में एक तरफ कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी अब अपना जोर जो है वो पूरा लगा दिया है वैक्सीनेशन अभियान पर। अब यह कह दिया गया है कि 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का वो टीका लगवाएं। और इसको और ज़्यादा तेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है क्योंकि भारत में बड़ी तेजी से अब कोरोना के मामले जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात का ऐलान किया है कि लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आसानी से सरकारी या फिर प्राइवेट सेंटर्स पर जाकर के वैक्सीन वो लगवा सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने इस दौरान ये भी बताया कि देश में अब तक 4 करोड़ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। करीब 80 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है और बीते दिन देश में कुल 32 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि अभी तक देश में स्वास्थ्यकर्मियों, कोरोना वॉरियर्स के साथ 60 साल से ज़्यादा लोगों जिनकी उम्र है, ऐसे लोगों को अभी तक वैक्सीन दी गई। और इसके अलावा जो 45 साल से ऊपर के लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित भी हैं कोरोना के अलावा, उनको भी वैक्सीन जो है वो दी गई है ताकि उनको सुरक्षित बचाया जा सके। उनमें अगर कोरोना का वायरस फैलता भी है या वो इस तरीके से किसी अटैक का जो है वो शिकार होते हैं तो। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने का ये फैसला तब लिया गया है जब देश में हर दिन कोरोना के नए मामलों में बहुत ज़्यादा तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जैसे मैंने कहा, आज मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1st of April, anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? यह बड़ा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, अब कोई भी
45 साल से ऊपर अगर किसी की उम्र है तो वो वैक्सीन ले सकता है? जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से चाहे सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है वैक्सीनेशन के टीकाकरण के लिए, पर कहीं ना कहीं अब ये भी कोशिश की जा रही है कि 45 साल तक के व्यक्ति जो है वो टीकाकरण करवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैक्सीन की टीकाकरण की बात करते हैं वही कहीं पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं टीकाकरण मिल गया। मतलब जिस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि 45 साल के व्यक्ति भी अब टीकाकरण करवा सकते हैं, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो तैयारी है या फिर वैक्सीन जनता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के लिए इस तरीके की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं सरकार की मुहिम काफी सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से वायरस का खतरा दोबारा से बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं राहत देने के लिए जनता को कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम उठाने बहुत जरूरी थे और देखना होगा कि इस कदम से कितना फायदा हो पाता है जनता को और सरकार को। जी राजीव, इसके अलावा अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक और गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसमें ट्रैकिंग और टेस्टिंग पर ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए राज्यों? सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझ लो, जिस तरीके गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाने की हर राज्य के लिए टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, यहाँ तक कि हर तरीके से वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर दोबारा से कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। मगर साफ जाहिर है जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है उससे कहीं ना कहीं कोरोना जैसी स्थिति को बचने के लिए किया जा रहा है और जनता को राहत देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वायरस का खतरा बढ़ रहा है उससे साफ जाहिर है सरकार कहीं ना कहीं बड़े कदम उठा रही है और इससे कहीं ना कहीं जनता को फायदा होगा। और जनता के लिए भी अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर ये बहुत जरूरी है। अभी कोरोना का खतरा पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसे खत्म करने के लिए जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ये केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से देश में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी को लेकर के ये फैसला लिया गया कि अब देश में 45 साल जिसकी उम्र है उससे ऊपर के लोग सभी, अगर किसी को बीमारी है या नहीं है, सामान्य भी है, तो भी वो जाकर के वैक्सीन जो है वो ले सकते हैं। 1 अप्रैल से वो अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें और 1 अप्रैल से अब वैक्सीन जो है 45 से ऊपर के लोग भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एंटीलिया केस में अब बड़ा खुलासा किया गया है एटीएस की तरफ से। एटीएस की तरफ से ये बात जो है वो कह दी गई है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सचिन वाजे संलिप्त हैं, शामिल हैं। मनसुख हिरेन हत्या मामले में ये बड़ा खुलासा एटीएस ने किया है। जिस बात का अब तक शक था उस पर एटीएस ने मोहर लगाने का काम किया। महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख जयजीत सिंह ने यह दावा किया है कि पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में शामिल थे। उन्होंने ये कहा कि वो एनआईए से सचिन वाजे की हिरासत में लेने के लिए अब अदालत का रुख करेंगे। बता दें कि मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में वाजे को एनआईए ने हिरासत में लिया था और उसके बाद से पद से उनको निलंबित कर दिया गया था महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। और इस बीच महाराष्ट्र एटीएस ने इसी मामले की जांच के सिलसिले में दमन से एक महंगी कार जो है वो जब्त की थी और एटीएस के एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के पंजीकरण नंबर वाली एक वॉल्वो कार सोमवार को जब्त की गई, जिसके मालिक का अभी पता नहीं चल पाया। और उन्होंने ये बताया कि जब्त की गई कार को ठाणे स्थित एटीएस कार्यालय में रखा गया है। अधिकारियों ने यह बताया कि मुंबई के फोरेंसिक अधिकारी कार की जांच कर रहे हैं और इसके पहले इस हत्याकांड के संबंध में शनिवार रात 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस ने गुजरात से भी एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? एटीएस ने ये बड़ा खुलासा किया क्योंकि जिस तरीके से अभी तक इस बारे में सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में सचिन वाजे शामिल हैं, लेकिन अब यह दावा कर दिया गया है एटीएस की तरफ से। देखिए, जिस तरह से एटीएस जो है मनसुख हिरेन हत्या मामले की जांच कर रही थी, वही एनआईए जो है जिस तरह से कार में जिलेटिन मिला था उसकी जांच कर रही थी। इस दौरान दोनों ने अलग अलग जांच करते हुए तमाम अहम बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें तमाम सबूत मिले हुए, जिसके तहत अब एटीएस ने गुजरात के एक इलाके से जो है कार बरामद की गई, जो वो वोल्वो कार के नाम से जानी जाती है। हालांकि मुंबई पंजीकृत एक कार है, लेकिन जिस तरह से सचिन वाजे इसका उपयोग करते थे, इसकी जो है तलाशी अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। जिस तरह से यह भी बताया जा रहा है कि सचिन वाजे के पास से अब तक इस तरह की 6 कारें बरामद की गई है, जो अलग अलग लोकेशन से अलग अलग जो कामों को अंजाम देने में संलिप्त पाई गई। ऐसे में
लगातार एटीएस फिराक में लगी है कि आखिर सचिन वजह इस कार का उपयोग किन किन परिस्थितियों में किया है। वहीं एनआईए ने जिस तरह से सचिन वजह की कार को, मर्सिडीज की बात करें या फिर इनोवा कार की बात करें या फिर स्कॉर्पियो कार की बात करें, तमाम जो कारें एनआईए ने जब्त किया है उसकी भी तलाशी अभियान लगातार जारी है, जिसमें तमाम अहम बड़े खुलासे जो है आए दिन हो रहे हैं। और सत्य प्रकाश, इस मामले में एक अहम बात यह भी है कि जो गाड़ियां बरामद हो रही हैं उनमें से ज्यादातर के मालिकों का अभी तक पता ही नहीं कि उनका मालिक असल में है कौन। देखिए इतन, जिस तरह से सचिन वजह के मर्सिडीज कार में तमाम नंबर प्लेट्स बरामद किए गए थे, उसको लेकर एक आवाज लगाई जा रही थी कि सचिन वजह न सिर्फ इस पूरे मामले में सचिन, बल्कि सचिन वजह के साथ और भी तमाम ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं जो मुंबई में होते हैं। ऐसे में जिस तरह से उनके दफ्तर से एक डायरी मिली है, डायरी में हफ्ता वसूली के लेकर तमाम वो बातें लिखी गई है, जिससे कहीं न कहीं चौंकाने वाले मामले खुलने वाले हैं। वहीं जिस तरह से तमाम कारें बरामद की गई है, हालांकि उनके मालिकों का अता पता नहीं है, तो जाहिर तौर पर सचिन वजह ने जिस तरह से तमाम नंबर प्लेट्स खरीद के लाए थे, उनको भर्ती करवाए थे, वो कहीं न कहीं इसका एक पार्ट, एक हिस्सा है। ऐसे में जिस तरह से एटीएस लगातार जांच कर रही है, आने वाले समय में इसको लेकर भी तमाम बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एंटीलिया का जो मामला, उसमें लगातार एक के बाद एक बड़ा खुलासा होता जा रहा है, अब एक और ये बड़ा खुलासा एटीएस ने आज किया। ये बड़ा दावा किया है कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सचिन वजह, जो मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी रहे हैं, अब निलंबन पर चल रहे हैं और एनआईए की गिरफ्त में हैं, उन पर ये दावा किया गया एटीएस की तरफ से कि वो भी इस मामले में, हत्या के मामले में वो शामिल थे। बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज़ पर।